जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, जो उत्तर प्रदेश में हुआ था पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, उसमें लगा था कि समाजवादी पार्टी की इतनी मजबूत स्थिति होने के बावजूद और कांग्रेस से उनका गठबंधन होने के बावजूद, लाखों लोगों का समर्थन होने के बावजूद अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं जीत पाए थे। और जिस प्रकार से अमित शाह ने उत्तर प्रदेश की राजनीति की रणनीति बनाई थी, उससे लगा था कि वो रणनीति ही हमारे देश की राजनीति में काम कर सकती है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी छोटे छोटे जातियों के समूह थे, उनके नेताओं को पहचान कर और उनको कुछ सीटें देकर और एनडीए गठबंधन में शामिल करके और बहन मायावती के माध्यम से और ओवैसी साहब के माध्यम से समाजवादी पार्टी के वोट बैंक को चोट पहुंचाकर जिस प्रकार से एनडीए ने चुनाव में जीत हासिल की, वो एक उदाहरण था। और हम लोग अपेक्षा कर रहे थे कि बिहार के अंदर भी क्या एनडीए कर लेगा और महागठबंधन को चोट पहुंचाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर दो तरह की रणनीति एनडीए ने और अमित शाह ने अपनाई। पहला तो उन्होंने डॉक्टर संजय निषाद को अपने साथ दिया, जो मल्लाह कम्युनिटी है, जितने भी नदी के पार्ट हैं उसके दोनों तरफ मल्लाह, केवट, निषाद, ये बहुत बड़ी संख्या में बसे होते हैं। तो उन्होंने डॉक्टर संजय निषाद को अपने साथ दिया। एक पूरी उत्तर प्रदेश के अंदर बेल्ट है जो कुर्मी बेल्ट है, और आप जानते हैं कि जमीन या तो एक क्षेत्र में कुर्मी बाहुल्य है, एक क्षेत्र यादव बाहुल्य है, और जहां भी गांव के अंदर जमीन जिसके पास होती है उनके बीच में संघर्ष होता है। तो एक नॉर्मल एक कंटेस्ट चलता रहता है गांवों के अंदर। तो इसलिए कभी भी यादवों की कुर्मी से नहीं पटी, तो उन्होंने अनुप्रिया पटेल, जो सोनेलाल पटेल की पुत्री हैं, उनकी पार्टी से समझौता किया, उन्हें सीटें दी, उन्हें महत्व दिया और एनडीए में शामिल कर लिया। उसके बाद ओम प्रकाश राजभर कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, कभी समाजवादी पार्टी के साथ रहे, और इस बार वो समाजवादी पार्टी के साथ इलेक्शन लड़ने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। लेकिन वो भी एक पिछड़े समाज के एक बड़े नेता हैं और उनके पीछे भी। तो इस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी का एक समूह है जिसमें अगड़ी जातियां हैं और जो उत्तर प्रदेश में अच्छी खारी भारी संख्या में हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी के नेचुरल सपोर्टर्स थे। और उसके बाद डॉक्टर संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल और ओपी राजभर को लेके उन्होंने एक तो अपने वोटों को संगठित किया, और उसके बाद एमआईएम के माध्यम से जो समाजवादी पार्टी के सपोर्ट बेस था, जो सबसे बड़ा सपोर्ट बेस मुसलमानों का था, मुसलमान कैंडिडेट खड़े करके 20-20, 25-50 वोट पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी कटवाए, और उससे समाजवादी पार्टी का नुकसान हुआ। वही काम उन्होंने बहन मायावती से करवाया। बहन मायावती ने भी जो अपने कैंडिडेट खड़े किए, वो मुसलमान या यादव खड़े किए, वो भी 10-10, 15-15, 20-20 हजार वोट ले गए। तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर उनको केवल एक सीट विधानसभा की मिली, लेकिन उन्होंने समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में चोट लगा दी। तो छोटे वोट डिफरेंस से समाजवादी पार्टी करीब 50-60 सीटें हार गई, और उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला। अच्छा, इस चीज का लेसन तो लेना चाहिए था एनडीए को। बिहार चुनाव में एनडीए ने तो इससे कोई लेसन नहीं लिया, लेकिन इंडिया गठबंधन ने और महागठबंधन ने ऐसे लेसन ले लिया। और महागठबंधन ने, राहुल गांधी ने और तेजस्वी यादव ने, और लालरू के बारे में आजकल बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो उनको स्लीपर सेल और अक्षम पता नहीं क्या क्या चीजें बता रहे हैं। लेकिन वहां पे उन्होंने जिस प्रकार की रणनीति बनाई, तेजस्वी यादव ने, दीपांकर भट्टाचार्य ने और राहुल गांधी ने, वो रणनीति लग रही है कि जो उत्तर प्रदेश में एनडीए ने किया था, वही बिल्कुल रणनीति बिहार के अंदर महागठबंधन ने कर दिया। देखिए, बिल्कुल क्लियर बात है कि बिहार का चुनाव जो है वो जातीय समीकरणों पे डिपेंडेंट बहुत ज्यादा होता है, और इसके अलावा नौजवानों के बीच में नौकरी की एक इच्छा होती है, और महिलाओं के बीच में शराबबंदी और घर के अंदर एक शांति का माहौल की इच्छा होती है। ये बिल्कुल समाज के ऐसे तथ्य हैं जिनसे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो अब ये देखिए कि जिस प्रकार से एनडीए को जो करना चाहिए था, जो उसने उत्तर प्रदेश में किया था, वो महागठबंधन ने बिहार के अंदर कर दिया। जो
जनता दल यूनाइटेड का वोट बैंक है वो अति पिछड़े और अति दलित जात का है, इसमें कहीं किसी को दो राय नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार का जो कुर्मी वोट बैंक है वो बहुत कम है, 2-3% बिहार के अंदर केवल है। जो आरजेडी का वोट बैंक है वो बेसिकली वोट बैंक यादव और मुसलमानों का है। भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है वो सवर्ण जातियों का है, और इसके अलावा बाकी सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधित्व करके उनको जैसे उत्तर प्रदेश में किया वैसे बिहार के अंदर करके और नीतीश कुमार को साथ लेके, और नीतीश कुमार के पास क्योंकि अति पिछड़ी अति दलित जात का समर्थन है तो सवर्णों के साथ एक विनिंग कॉम्बिनेशन था। अतः इसीलिए जिधर नीतीश कुमार होते थे उधर जीत हो जाती थी, क्योंकि सवर्ण बीजेपी के साथ, यादव मुसलमान आरजेडी के साथ और अति पिछड़े अति दलित नीतीश कुमार के साथ जिधर वो जाते थे उधर जीत हो जाती थी। इस तथ्य को पहचानते हुए जो रणनीति इस बार फैलाई महागठबंधन ने, उन्होंने अति पिछड़ी जात जिनका करीब जनसंख्या करीब करीब 33% है, 1/3 है, और इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी जातियां हैं, लेकिन उसके सबसे बड़े समूहों को पहचाना महागठबंधन। और इसमें दो ऐसे वर्ग हैं जो बहुत बड़ी संख्या में हैं, जैसे केवट, मल्लाह, निषाद, ये करीब 4-5% की संख्या बिहार के अंदर है। जहां जहां नदियां हैं वहां इनकी संख्या बहुतायत में है और ये इधर उधर चुनाव को कर सकते हैं। और इसके अलावा उन्होंने 5 समाज के नेता को अपने साथ जोड़ के आईपी गुप्ता को उन्होंने जो मिथिलांचल और आपके सीमांचल के अंदर 5 समाज के कई तो कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी हैं जहां 70-70, 75-75 आध वोट हैं, उनको अपने साथ जोड़ लिया। तो आपने पहले ही जो बैठक हुई, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें देखा कि उन्होंने शुरुआती आईपी गुप्ता से कराई। और आईपी गुप्ता का अगर आप इन क्षेत्रों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये समाज जो 3-4% का है ये पूरी तरह से आईपी गुप्ता के साथ है। और पिछली बार क्योंकि ये तटस्थ थे इसलिए ज्यादातर वोट जो है एनडीए के पास गए थे। तो ये जो कैलकुलेशन इतनी अच्छी की, उसकी वजह से जो अति पिछड़ी जात जो 33% है उसमें करीब करीब आधे पे सेंध मुकेश सहनी के माध्यम से और आईपी गुप्ता के माध्यम से करा दिया, तो जेडीयू तो कमजोर हो गई। अच्छा, इसके बाद जेडीयू क्योंकि संजय झा और लल्लन सिंह के हाथ में चली गई है और क्योंकि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है और उसमें कब्जा भूमिहार और ब्राह्मणों का हो गया है, संजय झा ब्राह्मण हैं और लल्लन सिंह वो हैं भूमिहार हैं, तो वो भी एक वोट बैंक ऐसा है जिसकी वजह से अति पिछड़ी अति दलित जात में एक ऐसा लग रहा था कि जेडीयू पे तो कब्जा जो हाँ अति पिछड़ी अति दलित जात का होता था वह सवर्णों का कब्जा हो रहा है जो बीजेपी का वोट बैंक था। तो इसकी वजह से जो ये दो सेंध लगी एनडीए गठबंधन के अंदर आईपी गुप्ता के माध्यम से, मुकेश सहनी के माध्यम से, तो मुकेश सहनी पिछली बार एनडीए में थे 3-4% वोट और उनकी 4-5 लोग उनके जीते भी थे जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ मिला लिया था। मुकेश सहनी हालांकि चुनाव हार गए थे, इस बार मुकेश सहनी जो है वो महागठबंधन के साथ हैं, तो 4-5 विधायक और 4-5% वोट का ही डिफरेंस। अगर पिछली बार मुकेश सहनी ने भी एनडीए का साथ न दिया होता, महागठबंधन के साथ होते तो शायद गठबंधन की सरकार बन गई होती। अच्छा, इसके अलावा मुसलमानों के साथ एक स्थिति यह है, मुसलमान बीजेपी का अपोज तो करना चाहता है, बीजेपी की जो सांप्रदायिक विचारधारा है उसका विरोध तो करना चाहता है, लेकिन वो जुड़ना उसके साथ चाहता है जिसके पास अपना वोट बैंक हो, अपना वोट बैंक भी हो जो भारतीय जनता पार्टी पे अंकुश भी लगा सके। तो इसलिए वो जेडीयू में बहुत ज्यादा बटा करता था, उसको लगता था कि जेडीयू महागठबंधन रहे तो बहुत अच्छा है, अगर वो बीजेपी के साथ भी रहेगी तो कम से कम बीजेपी की सांप्रदायिक जो भावनाएं हैं उन पर कंट्रोल करेगी। लेकिन जो पिछले दिनों ने देखा, वक्फ बिल के मामले में देखा और नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को खराब होते हुए देखा और पार्टी में लल्लन सिंह और संजय झा का कब्जा होते हुए देखा, तो मुसलमानों का मोहभंग तो हो गया था, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे थे कि जब तक इनके पास जो 15-16% यादव हैं, इसके अलावा हम इन्हें वोट भी दे देंगे नहीं जीतेंगे, क्योंकि तो 33% है, वो तो 66-67% है। लेकिन जब उन्हें लगा कि इनके साथ 5 समाज भी आ गया है, इनके साथ मल्लाह समाज भी आ गया है, वो 6-7% का वोट बैंक का डिफरेंस ये 40% का हो रहा है, तो हम और जेडीयू ने जहां मुसलमान विरोधी और धर्म भारतीय जनता पार्टी को कंट्रोल करने की नीतियों को छोड़ दिया है, तो हम लोग जो है पूरी तरह से इस बार महागठबंधन के साथ हो सकते हैं। और जो ओवैसी के माध्यम से मुसलमान वोट में सेंध लगाने का प्रयास हो रहा था, जो पिछली बार सफल भी हो गया था, जिसमें 5 सीटें ओवैसी साहब जीत भी गए थे और 15-20 सीटों में उन्होंने आरजेडी को हरा भी दिया था, वो भी बात खत्म हो गई।
तो इस बार के चुनाव में मुझे लगता है मुसलमानों का कंसोलिडेशन भी महागठबंधन की तरफ ज्यादा होगा कंपैरेटिवली लास्ट इलेक्शन के। आईपी गुप्ता के और मुकेश सहनी के साइड चेंज करने से 6-7% का डिफरेंस होगा। और जेडीयू के अंदर क्योंकि अब लल्लन सिंह का और संजय झा का आधिपत्य हो गया है, तो अति पिछड़ी अति दलित जात जो नीतीश कुमार के साथ एकजुट हुआ करती थी, एक तो इधर टूटी है और उसके अलावा उनका मोहभंग भी हुआ है, क्योंकि वो जानते हैं इस इलेक्शन के बाद जेडीयू खत्म हो जाएगी और जेडीयू का एक बहुत बड़ा भाग जो है वो भारतीय जनता पार्टी में मर्ज हो जाएगा, जिसमें सवर्ण जाति के लोग ज्यादा होंगे। अच्छा, एक फैक्टर और है जो प्रशांत किशोर के बारे में सोचा गया था कि प्रशांत किशोर की जो रणनीति से लग रहा था कि वो एक ऑल्टरनेटिव बनने का प्रयास कर रहे हैं एनडीए का और महागठबंधन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने अपनी कैंडिडेट्स की लिस्ट दी है तो उसमें ज्यादातर सवर्ण जात के लोग हैं। अच्छा, खुद तो वो ब्राह्मण जात के हैं और उनके उदय सिंह जो सबसे बड़े नेता हैं और प्रेसिडेंट हैं उनकी पार्टी के, वो राजपूत जात के हैं। उनके पिताजी भी वहां एमपी रहे हैं, वो भी 2 चुनाव लड़ चुके हैं, एक बार कांग्रेस की तरफ से, एक बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन सवर्ण जाति के कैंडिडेट खड़ा करने की वजह से 3 कैंडिडेट तो उनके भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के माध्यम से बिठा दिए, लेकिन इसके बाद जो वो वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं। तो एक तो वैसी साहब भारतीय जनता पार्टी का फायदा नहीं पहुंचा पा रहे, जो प्रशांत किशोर हैं जैसे सम्राट चौधरी के पीछे पड़े हुए हैं और जिस प्रकार से उन्होंने सवर्ण जाति के लोगों को आगे बढ़ा दिया है, जो महागठबंधन ने आईपी गुप्ता को और मुकेश सहनी को अपनी तरफ जोड़ लिया है और एनडीए की तरफ कोई बढ़ोतरी हुई नहीं है, उनकी तरफ तो कोई नया नेता या समाज आया नहीं। पिछली बार भी जीतन राम मांझी थे, उपेंद्र कुशवाहा थे, चिराग पासवान थे, जेडीयू थी और बीजेपी। तो बीजेपी का सवर्ण वोट बैंक तो प्रशांत किशोर ने हट कर दिया। जेडीयू का जो अति पिछड़ी अति दलित जात का वोट बैंक है वो महागठबंधन ने हट कर दिया। और क्योंकि मुसलमानों को लग रहा है कि वोट बैंक का जो 42% का वोट बैंक है वो पूरी तरह से अब महागठबंधन के साथ आ गया, तो उसमें भी डिवीजन कम हो गया और उसमें योगदान दे दिया चिराग, ये जेडीयू ने जब वक्फ बिल का समर्थन कर दिया। तो अब ये जो एक बहुत बड़ा वर्ग है जो करीब 55% का है, उसको लगता है जो चाहते हैं कि गांधीवादी नीतियां चलें, शांति चले, मोहब्बत की बात चले, उनमें एक पूरा पोलराइजेशन हो गया। इसके अलावा जो युवा वर्ग की इच्छा है, जहां पे वो नौकरियां चाहते हैं, वहां पे तेजस्वी यादव ने अनाउंस करके हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। और वहां पे जो 10,000 रुपए का ऋण जिस महिला समूह को जेडीयू ने लोन देने की बात की है, उसमें 30,000 रुपए महीना की उनको तनख्वाह देना, उनको सरकारी नौकरी देना, हर परिवार के अंदर एक सरकारी नौकरी देकर जो उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि 20 महीने के अंदर हम करके दिखाएंगे और नहीं करेंगे तो आप हमें दंड दे दिएगा, उससे ये डायनेमिक स्थिति चेंज हो गई है। जो एनडीए एक रणनीति और कूटनीति क्या करता था, इस बार वो महागठबंधन ने कर दिया। तो मुझे लगता है कि इस बार की जो ये चक्रव्यूह बिछाया है महागठबंधन ने, इस चक्रव्यूह का तोड़ मेरे ख्याल से एनडीए गठबंधन के पास नहीं है। 14 नवंबर को देखते हैं क्या होता है और इसके बाद हिंदू मुसलमान नैरेटिव को कैसे भारतीय जनता पार्टी वहां पहुंचा सकती है, और अगर करेगी तो उससे जेडीयू और ज्यादा कमजोर हो जाएगी। और इस बार जो युवा वर्ग है, क्योंकि बहुत ज्यादा नौकरी के लिए ललायित है और 20 साल से वो बिल्कुल निराश है इन जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी सरकार से, तो मुझे लगता है इस चक्रव्यूह से निकलना एनडीए गठबंधन के लिए बहुत मुश्किल है। बाकी इलेक्शन होगा तब देखा जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।